हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एग्जाम अपडेट इंडिया में। तो गाइस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वो क्या है? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2026 से संबंधित ये विज्ञापन जारी किया गया है आज। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है 1 अगस्त 2026 है आज। तो उसके बाद जो है पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि जो है 3 अगस्त 2026 रखी है आयोग ने। तो 3 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं इसके पैट 2026 के। पंजीकरण या शुल्क जमा करने या ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की लास्ट डेट आयोग ने रखी है 1 सितंबर 2026। तो 3 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं पैट के। और उसके बाद शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की लास्ट डेट रखी है आयोग ने 8 सितंबर 2026। तो 3 अगस्त से 1 सितंबर तक आप पैट के फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आयोग ने लिखा है, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या इतने दिनांक 20 नवंबर 2020 सवृत्त शासनादेश संख्या इतने दिनांक 28 अप्रैल 2025 द्वारा समूहों के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन किया गया है प्रदान किया गया है। अतः उक्त शासनादेश के क्रम में दिनांक 20 नवंबर 2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूहों के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधी कार्रवाई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली है ये आपकी। और उसके बाद आयोग ने बताया वन टाइम रजिस्ट्रेशन के संबंध में ओटीआर की आवश्यकता है। ओटीआर के बारे में दिया है फिर ये। फिर उसके बाद ओटीआर में पंजीकरण के बारे में दिया है। यहाँ पे लिखा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 पैट हेतु आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा ओटीआर में अंकित समस्त विवरण त्रुटि रहित हैं। तो पैट का फॉर्म भरने से पहले आप ओटीआर में अपनी सारी जानकारी डिटेल्स जो है वहाँ पे अंकित करें। तो ये आयोग ने बताया है। तो उसके बाद कह रहा है, यदि अभ्यर्थी ओटीआर में संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2026 के पंजीकरण से पूर्व ओटीआर में अनिवार्य संशोधन करना होगा। तो आपको ओटीआर में अगर संशोधन करना है तो पैट के रजिस्ट्रेशन से पहले आपको ओटीआर में संशोधन करना आवश्यक होगा, अनिवार्य रूप से। उसके बाद आयोग ने लिखा है, पैट 2025 की पंजीकरण संख्या के माध्यम से ओटीआर आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर अपरिवर्तित रहेंगे, उनमें चेंज नहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं। बाकी सभी विवरण संशोधित किए जा सकते हैं जो आपने डाले हैं। उसके बाद नवीन रूप से ओटीआर पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय होगा। जो नए ओटीआर पंजीकरण करने हैं उनका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं। फिर आयोग ने बताया, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2026 की पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाने के उपरांत, अगर पैट की संख्या आपको मिल गई उसके बाद अभ्यर्थी ओटीआर एवं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के आवेदन पत्र में उक्त विवरण संशोधित नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में त्रुटि सुधार या संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आयोग ने साफ साफ लिखा है। फिर आयोग कह रहा है कि आयोग द्वारा भविष्य में परीक्षाओं के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों के आधार का प्रमाणीकरण किया जाएगा। तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। तो आधार के हिसाब से आपका एग्जाम के उसके लिए आपका चयन होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, ये इसके बारे में दे रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद आयोग की परिधि में आने वाले पद, ये इसमें दे रखा है, समूह ख समूह ग के सीधी भर्ती वाले पद आएंगे। ठीक है। और राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटाया उसमें जोड़ सकती है। तो इसमें बाकी तो और वही दे रखा है। फिर ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश दे रखे हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UP SSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के अंतर्गत केवल एक आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है? 4 स्टेप है। पहला है प्रमाणीकरण, दूसरा है पंजीकरण, तीसरा है शुल्क भुगतान, चौथा है प्रिंट आउट। तो उसमें वो बताया है कि अभ्यर्थी जो है निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में कह रहा है, पहला माध्यम से प्रमाणीकरण। ठीक है। ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी के माध्यम से होगा पहला। ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र में शेष विवरण अंकित करना है। उसके बाद फिर घोषणा डिक्लेरेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन जब में हो गया है। शुल्क का भुगतान या समायोजन तथा आवेदन पत्र सबमिट करना। ठीक है। तो पेमेंट प्रोसीड होना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई, ई चालान के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। ठीक है। अपडेट। फिर उसके बाद आपका, यदि किसी तकनीकी समस्या या अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान
तत्काल नहीं कर पा रहे हैं तो उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक पहले आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत उपलब्ध अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी डबल अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाई डबल वेरिफिकेशन मोड विकल्प पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के पंजीकरण संख्या के माध्यम से लॉगिन करने के उपरांत वेरीफाई ट्रांजेक्शन आईडी बटन पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत उपलब्ध एप्लीकेशन फी डिपोजिटेशन विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। तो ये इन्होंने बताया है। फिर उसके बाद लिखा है कृपया ध्यान दें। उसके बाद लिखा है कृपया ध्यान दें कि निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क भुगतान या आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट जमा करने की, तो फीस आपकी पेमेंट नहीं होगी तो लास्ट डेट के बाद आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, कह रहा है ये। ठीक है, तो अंतिम तिथि के उपरांत इस संबंध में प्राप्त किसी प्रत्यावेदन अनुरोध या दावे पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान एवं समायोजन के उपरांत अपना आवेदन पत्र डाउनलोड और एवं प्रिंट कर उसमें अंकित समस्त प्रविष्टियों का सावधानी पूर्वक परीक्षण अवश्य कर लें, अवश्य जांच लें, ये बोला है आपने। फिर शुल्क क्या है, आवेदन शुल्क के बारे में। अनारक्षित जनरल के लिए है 160 रुपये, उसमें 25 रुपये जोड़ के 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क है 25 रुपये और फीस है वैसे 160 रुपये, टोटल 185 रुपये शुल्क देना होगा अनारक्षित जनरल के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 160 प्लस 25 185 है उनके लिए भी। अनुसूचित जाति एससी के लिए शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 70 रुपये और 25 रुपये जोड़ के 95। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 70 प्लस 25 95 हो गया। दिव्यांगजन हेतु ऑनली प्रोसेसिंग शुल्क लगेगी 25 रुपये। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। ठीक है, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करना, ये सब प्रक्रिया है सारी। और एज में कह रहा है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाएगी आवेदन से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पेड 2026 का विज्ञापन सावधानी पूर्वक पढ़ लें, ऐसा बताया है। उसके बाद सुनिश्चित करें कि पेड परीक्षा हेतु निर्धारित समय समस्त अर्हताओं तथा शैक्षिक योग्यता अन्य आवश्यक पात्रताओं तथा निर्धारित आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष को धारित करते हों, तो 18 से 40 वर्ष से होनी चाहिए जब आप पेड में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेड हेतु आवेदन करने की समस्त अर्हताएं धारित करते हो। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, बाकी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। फिर आवेदन पत्र में संशोधन भी करने का यहाँ पे दे रखा है ओटीपी के माध्यम से। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से संशोधन हो जाएगा। फिर आवेदन पत्र में अनुबंधित संशोधन दिनांक 10 अगस्त 2026 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 निर्धारित है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा तथा इस संबंध में त्रुटि या सुधार हेतु कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यही बोला है। तो भाई शैक्षिक अर्हता के बारे में बताया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 में हाई स्कूल या उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली गई है या प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 हेतु आवेदन कर सकते हैं। नोट में बताया कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के संगत पदों के अधियाचन एवं सेवा नियमावली में अर्हता के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं के अनुसार ही मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किए जाते हैं। इन विज्ञापनों के सापेक्ष अनिवार्य अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैड में प्रारंभिक अर्हता पैड परीक्षा में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का वैध का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो, इनके द्वारा ही मुख्य परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। किसी विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करते समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दिशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं उनकी शॉर्टलिस्टिंग उनके धारित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आयु के बारे में बताया है। आयु जो है यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 में पैड 2026 में आवेदन करने हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, बोला है, जिन्होंने 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो। तो 18 से मिनिमम 18 साल हो जाने चाहिए और 40 साल से कम होने चाहिए, मतलब 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, मतलब 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में बताया है। ठीक है, तो 19 फरवरी 2021 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न है। तो ये दिया है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम में क्या है, प्रश्नों की संख्या 100 है और परीक्षा की अवधि 2 घंटा, पूर्णांक 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और समय है 2 घंटा। उसके बाद इसमें पहला है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री आएगा 5 नंबर का, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, सब आएगा ये इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, मुगल साम्राज्य, मराठा राजपूत काल, सल्तनत काल, हर्षवर्धन, ये सब आएंगे। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरे में है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी संविनय अवज्ञा, स्वाधीनता आंदोलन, ये आ गया। फिर तीसरे में है भूगोल, ज्योग्राफी के बारे में 5 नंबर का, ये भी आएगा। फिर इसमें भारतीय विश्व का भूगोल, भौतिक भौतिक भूगोल हो गया, नदियाँ, पर्वत, पहाड़ियाँ, वन, खनिज संपदा, संसाधन हो गया। भारतीय विश्व का राजनीति, भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा आवास। ठीक है, उसके बाद है चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग होगा तथा पंचवर्षीय योजना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति है, दुग्ध विकास है, ऑपरेशन फ्लड, ये है। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था है। तो ये पाठ्यक्रम दिया है। फिर परीक्षा वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी हो गया। तो ये दे रखा है। फिर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है, 5 नंबर का, ये भी है। भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान की मूल मुख्य विशेषताएं हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकारों का कर्तव्य, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संघीय प्रणाली एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध हो गया, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, सामान्य विज्ञान। उसके बाद छठा पॉइंट है जनरल साइंस। ठीक है, इसमें प्रारंभिक और भौतिक विज्ञान हो गया, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, 5 नंबर का ये भी आएगा। फिर सातवां पॉइंट में प्रारंभिक अंकगणित हो गया, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, 5 नंबर का ये भी है। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, साधारण अंकगणितीय समीकरण हो गया। फिर उसके बाद आठवां पॉइंट है सामान्य हिंदी। जनरल हिंदी में कह रहा है 5 नंबर का है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, ये आ गया हिंदी का। सामान्य शुद्धियाँ, लिखा हुआ रचनाएं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। नवा है सामान्य अंग्रेजी, ये भी 5 नंबर का है, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश से पर आधारित प्रश्न हो गया। फिर तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, 5 नंबर का है। ठीक है, इसमें भी ये सब आएंगे, कैलेंडर, घड़ी, कारण और प्रभाव, ये तर्क शक्ति वाले हो गए। फिर 11वां सामयिक, करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक, 10 नंबर का आएगा। उसके बाद 12वां है, 12वां है, उसमें सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर का। भारतीय पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो गया, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, भारत की कला, संस्कृति, पर्यटन हो गया, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, ये सब आएगा। फिर उसके बाद आएगा अपडेट, 13वां पॉइंट है अपडेट हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। प्रत्येक प्रत्येक पर 5 प्रश्न, 5 प्रश्न होंगे, 10 क्वेश्चन नंबर का। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ दिया होगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, 10 नंबर का। तालिका की व्याख्या है, फिर प्रत्येक पर 5 प्रश्न, 10 नंबर का हो गया। ठीक है, ये इसका इन्होंने सिलेबस दे रखा है। ठीक है, पेट जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सिलेबस है। फिर अब क्या है, इसमें बताया है कि क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। दूसरा, परीक्षा का प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का हो, प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। उसके बाद तीसरा है प्रत्येक नंबर 30 में कह रहा है प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। फिर लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दे रखा है। ठीक है, लिखित परीक्षा के बारे में ये शॉर्ट में दे रखा है इन्होंने। इसमें बताया कि यदि प्रारंभिक अर्थ परीक्षा 2026 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है, ज़्यादा होती है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली शिफ्ट दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होगा। मतलब अगर एप्लीकेंट ज़्यादा हो जाते हैं, फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं, तो एक ही पाली में एग्जाम नहीं कराया जाएगा। फिर पालियाँ, मतलब 2 पाली भी हो सकता है एग्जाम, फिर अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों शिफ्ट दिनों में आयोजित की जा सकती है। और यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी।
ठीक है, ये बताया गया है। स्कोर की वैधता अवधि, उत्तर प्रदेश शासन, अब जो आपको पैट के बाद स्कोर मिलेगा, पैट का रिजल्ट आएगा, उसमें स्कोर कार्ड मिलेगा, तो उसमें बताया कि 28 अप्रैल 2025 के क्रम में प्रारंभिक अर्थ परीक्षा में प्राप्त अंक स्कोर आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम निर्गत किए जाने या आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 साल तक प्रभावी होंगे। तो 3 साल तक आपका पैट का स्कोर कार्ड लागू रहेगा। उसमें जो आप फॉर्म भर सकते हैं 3 साल तक उस स्कोर कार्ड के जरिए, ठीक है, जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। 3 साल तक जो भी भर्ती परीक्षाएं आएंगी उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, उत्तर प्रदेश की आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। ये सब डिटेल्स दे रखी है कैसे क्या करना है। और आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा जनपद तथा परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जाएगी। तो एडमिट कार्ड आपको वैसे ही आएगा, ऑनलाइन वेबसाइट पर आएगा। फिर बाकी सब डिटेल्स दे रखी है ये, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल्स है। और